अरबों की ज़िंदगी हमारी ज़िंदगियों से बहुत मुख्तलिफ होती है। इस बात का एहसास एक पाकिस्तानी लड़की को अरबों के दरमियान रहकर हुआ। वहाँ पर पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को किस निगाह से देखा जाता है, ये बातें बहुत कड़वी हैं। एक बात अरबों में बहुत यकसां थी, वो थी आजिज़ी की कमी। उस पाकिस्तानी लड़की को 15 घंटे गुजारने के बाद ये मालूम हुआ कि खालिक कायनात ने ज़्यादातर नबी अरबों में ही क्यों भेजे। वो लड़की कौन है और अरबों ने उस पाकिस्तानी लड़की के साथ क्या हशर किया। आज की इस वीडियो में हम आपको एक पाकिस्तानी न्यूज़ एंकर फरवा वहीद की एक ऐसी तहरीर सुनाने जा रहे हैं जिसमें वो इंतहाई हैरान कुन इंकशाफात करती हैं। वीडियो में मज़ीद आगे जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ वाले बेल के आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। पाकिस्तानी एंकर फरवा वहीद कहती हैं कि अगर सऊदी अरब जाएं तो पता चलता है कि उनका कौमी लिबास सौब है, पर उन्होंने इस लिबास को भी किसी हद तक फैशन की नज़र कर दिया है। ये उनके सौब की बनावट से ही जाहिर हो जाता है। अरबी एक हद तक ब्रांड को नशीन होते हैं, उनके परफ्यूम से लेकर हाथ में घड़ी तक आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं जितना वक्त वहाँ मौजूद रही अपनी और उनकी कौम में फ़र्क देखा। उसके अलावा हम में बस इस्लाम ही साझी चीज़ है। मैंने वहाँ पर एक लंबा वक्त गुजारा, इसलिए मैंने लाउंज की सारी जगह देख ली थी। बोरियत की वजह से कभी लैपटॉप खोलती, कभी किताबें पढ़ती। इसी दौरान रिजवान मेरे पास आया और मुस्कुरा के कहने लगा, आप ठीक हैं? मैंने हाँ में जवाब दिया और कहा कि मैं घर वालों से किस तरह रब्ता कर सकती हूँ। उसने मुझे अपना फ़ोन दिया और कहा कि आप अपने घर वालों को बता दें, मगर लेट फ़्लाइट का बताएंगी तो वो परेशान हो जाएंगे। बात तो उसने ठीक की कि अगर घर वालों को बताऊंगी तो परेशान तो होंगे। मैंने फ़ोन थामा और शुक्रिया अदा किया, लेकिन जितना भी शुक्रिया अदा करती कम था, क्योंकि उस वक्त उसने फरिश्ते जैसा किरदार अदा किया था। मैंने अपने वालिद का नंबर मिलाया और तीसरी घंटी पर ही उन्होंने फ़ोन उठा लिया, जैसे वो मेरे ही फ़ोन का इंतज़ार कर रहे थे। मैंने उनके हेलो बोलने के बाद एक ही सांस में बोला, हेलो पापा, मैं फरवा बात कर रही हूँ। फरवा कैसी हो बिटिया, कहाँ हो, पहुँच गई तुर्की? एक साथ इतने सारे सवाल यकीनन इस बात का सबूत थे कि उनको मेरी कितनी फ़िक्र थी। दिल तो कह रहा था कि सब बोल दूं कि कैसे मैंने फ़्लाइट मिस कर दी और घर को मैं किस कदर याद कर रही हूँ, पर अपने बहते खामोश आंसुओं और जज्बात पर काबू पाया और मुस्कुरा के कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फ़िक्र की कोई बात नहीं, मेरी फ़्लाइट लेट हो गई है, पर अब थोड़ा ही वक्त बाकी है। मैं अब भी जद्दा में ही हूँ, मगर जल्द ही तुर्की के लिए निकल जाऊँगी। उन्होंने कई सवालात करना चाहे, मगर उनके कुछ कहने से पहले ही मैंने कहा कि मुझे जाना है। उन्होंने पूछा कि अब तुम कब फ़ोन करोगी? मैंने कहा जल्द ही, आप बेफिक्र रहें, मैं तुर्की पहुंचकर आपको इतला कर दूंगी। उसके बाद मैंने अल्लाह हाफिज़ कहा और फिर फ़ोन बंद हो गया। फ़ोन तो बंद हो गया, मगर यूं लगा कि दिल भी हरकत भूल गया हो। माँ बाप की इतनी बड़ी रहमत होते हैं, ये एहसास मुझे उस वक्त हुआ। घर में ज़रा सा कुछ हो जाए और माँ बाप घर ना हो तो मैं पूरा घर सर पर उठा लेती थी, बार बार फ़ोन करती थी, मगर यहाँ तो किसी को कुछ बता ही नहीं सकती। इसी सोच में खोई हुई थी कि रिजवान आया और सामने खड़ा हो गया। कहने लगा, इनसे मिलिए, ये रैम है, मेरी दोस्त। मैंने निगाह उठाकर देखा तो एक खूबसूरत लड़की मेरे सामने स्याह बुर्का पहने खड़ी थी। उसका कद दरमियाना था, लेकिन मुस्कुराहट दिलकश थी। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और सलाम किया। उसने भी हाथ मिलाते हुए सलाम का जवाब दिया। रेम एक अरबी लड़की थी और अब तक मिलने वाली तमाम लड़कियों से वो मुख्तलिफ थी। वो इंतहाई खुश इखलाक थी। उसके बाद जाने तक मैं सारा वक्त तकरीबन उसी के साथ थी। उसके अच्छे इखलाक ने मेरे दिल में घर कर लिया, मगर बाकी तमाम वक्त में जिस तकलीफ़ में रही और जिस तरह अरबों ने ट्रीट किया, मैं वो नहीं भूली और ना ही शायद भूल पाऊंगी। शाम के 7:30 हो रहे थे और बोर्डिंग हो चुकी थी। मैंने उन 15 घंटों में जहां अरबों का दुगलापन और तकब्बुराना रवैया देखा, वहीं रैम जैसी लड़की भी देखी। रिजवान और रैम से अलविदा किया और जहाज़ की तरफ चल दी। अपना बैग पैक करके कैबिन में रखा, सीट नंबर देखा और बैठ गई। कुछ देर बाद जहाज़ ने उड़ान भरी। उस सफ़र ने मुझे शुरुआत में ही बहुत कुछ सिखा दिया था, मगर अभी तो और सीखना है। अभी तो मैंने अरबों के रवैये को देखा है और समझा है, अभी तो तुर्क बाकी है। इस ख्याल में मैंने सारा सफ़र काट लिया कि तुर्की कैसा मुल्क होगा। क्या वहाँ के लोग भी पाकिस्तान के लोगों से वही सलूक रखते हैं जो जद्दा में देखा, या फिर मुख्तलिफ होगा? जहाज़ में अब आखिरी ऐलान हो रहा था, हम तुर्की पहुँच गए थे। मैंने खिड़की से बाहर झांका तो नज़ारा इंतहाई खूबसूरत रात था, जैसे ज़मीन पर हज़ारों जुगनू मौजूद हों। देखते ही देखते ज़मीन और हमारी दूरी कम होती गई। जहाज़ लैंड हो गया। मैंने भी तमाम मुसाफिरों की तरह अपना बैग उठाया और बाहर की तरफ चल पड़ी। बाहर एक बड़ी सी बस पहले से ही मौजूद थी और शायद उसी बस से ही हमने अतातुर्क एयरपोर्ट के अंदर जाना था। मैं भी सबके साथ उसी बस में चढ़ गई। बस ने हमें एयरपोर्ट के एक दरवाजे के सामने उतारा। उसके बाहर एक शख्स मौजूद था जिसने हमें अंदर दाखिल होने का इशारा दिया। मैं अंदर दाखिल हुई तो सामने चेकिंग पॉइंट था। वहाँ पर चेकिंग हुई और फिर मैं लाउंज में आ गई।
जैसे ही मैं लाउंज में दाखिल हुई तो यूं लगा कि मैं किसी और ही दुनिया में हूँ। मेरे चारों जानिब के लोगों का रंग इंतहाई साफ और आंखें बेहद खूबसूरत थी। यूं लग रहा था कि जैसे ये ज़मीन के ही नहीं हैं। किसी की आंखों का रंग नीला, किसी की सब्ज तो किसी का ग्रे था। मैंने आज तक जो कुछ तुर्किश ड्रामों से अखुज़ किया था, ये सब उससे भी कई गुना हसीन था। तुर्की के लोग ऐसे हैं जैसे किताबों के किस्से। मैं लाइन में थी और नंबर आने पर मैंने अपना पासपोर्ट आगे किया। काउंटर पर बैठी उस लड़की ने तुर्किश ज़बान में कुछ कहा और फिर पासपोर्ट पर ठप्पा लगा लिया। उसके बाद साथ वाली लाइन से होती हुई लाउंज के अंदर दाखिल हुई तो आंखें फटी की फटी रह गईं। अतातुर्क एयरपोर्ट इंतहा का खूबसूरत एयरपोर्ट है। ये एयरपोर्ट जद्दा एयरपोर्ट से 10 गुना वसी था। मैंने यादगार के तौर पर वहाँ की कुछ तस्वीर ली और बेलेट की तरफ चल पड़ी। वहाँ पर पहले से काफ़ी लोग मौजूद थे। मैं भी वहाँ सब की तरह मौजूद रही, मगर वक्त जैसे जैसे गुजरता गया सब जाते रहे क्योंकि उनको उनका सामान मिल गया था। मगर मैं वहाँ पौने 2 घंटे खड़ी रही, यहाँ तक कि अब तो बेलेट भी बंद हो चुकी थी और वहाँ रात का 1 बज रहा था। मेरा सामान बेलेट पर नहीं था। मैंने वहाँ मौजूद लोगों से बात करने की कोशिश की, मगर यहाँ तो सऊदी अरब से भी ज़्यादा बुरा हाल था। हाय, मैं कहाँ फंस गई। यहाँ मैं किससे पूछूं कि मेरा सामान कहाँ है। मैं सामान की अदम मौजूदगी की वजह से परेशान हो गई और यहाँ वहाँ फिरने लगी। इतनी देर में वहाँ पर एक एयरपोर्ट ऑफिसर मौजूद था जो मेरी जाने भी आ रहा था। मैंने उसे रोका। एक्सक्यूज़ मी, कैन यू हेल्प मी, आई कैन नॉट फाइंड माई लगेज। उसने मेरी जानिब देखा और कहा कम विथ मी। मैं उसके पीछे पीछे चलती रही और फिर हम एक कमरे के आगे रुक गए। उस कमरे के बाहर वाज़े लिखा था लगेज मिसिंग कंप्लेंट ऑफिस। हम अंदर गए और उसने सामने की तरफ इशारा करते हुए कहा गो। मैं सामने बैठे ऑफिसर के पास गई। कंप्यूटर पर कुछ काम कर रहा था। मैंने उससे वही बात कही जो पिछले ऑफिसर से कही थी। उसने मुझसे मेरा पासपोर्ट और टिकट मांगा। फिर उसने फ़ोन उठाया और कहीं तुर्किश ज़बान में बात करने लगा। फिर फ़ोन बंद कर दिया। बोला यू मिस्ड योर फ्लाइट। मैंने यस कहते हुए हाँ में सर हिलाया। फिर उसने कहा सॉरी योर लगेज इज़ इन जिद्दा, दे हैव लोडेड डेट। फिर फरवा कहती है कि ये सब सुनने के बाद मेरे पसीने छूट गए। अब क्या होगा, क्या मुसीबत है फरवा, तेरे पास तो कपड़े भी नहीं हैं, या खुदाया मैं क्या करूँगी। दोस्तों, यहाँ पर फरवा वहीद की तहरीर ख़त्म हो जाती है। अरबों ने एंकर फरवा वहीद के साथ क्या सलूक किया, ये बात तो उन्होंने अपनी तहरीर में वाज़े तौर पर लिखी ही नहीं। उन्होंने लिखा कि अरबों ने उनको गलत ट्रीट किया, जबकि ये बताया ही नहीं कि क्या गलत ट्रीट किया। मुझे समझ ही नहीं आया कि आखिर ये कहना क्या चाहती थी। अगर सामान ही गुम हुआ था तो इतनी बड़ी तहरीर, इतने बड़े इंकशाफात और इल्ज़ामात लगाने की क्या ज़रूरत थी। दोस्तों, आप एंकर फरवा वहीद के बारे में क्या समझते हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफिज़।